बताया हूँ रिफ्रेश हो जाएगा। कल मैंने बताया था कि कंडक्टेंस या कंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हम सॉलिड स्टेट में जब जब सी मॉडल पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या बैंड थ्योरी पढ़े थे, तो वहां पर हमको समझ में आया था कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं किसी भी मेटेलिक करेक्टर में कंडक्टर में। तो उन सब बातों को डिस्कशन तो वैसे हमको सॉलिड स्टेट में करना था या करेंगे भी। तो दूसरा चीज जो हमको मेनली पढ़ना था वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कल ही बताए थे, तीन प्रकार का होता है, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है। कल तो बहुत डिटेल में चर्चा किए थे, आप जानते हैं बहुत ढेर सारे सवाल इससे डेफिनेशन के तौर पे नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक जो सवाल पूछा गया है वो केवल इस फार्मूले पर पूछा गया है, जहां पर कप्पा मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और जी फॉर कंडक्टेंस होता है, और ये सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट जिसको एल बाई ए कहते हैं। अगर हम डायमेंशनली देखें, अगर हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, हेलो, सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ऊपर सेंटीमीटर लिखेंगे और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और कुल मिला जुलाकर एल बाई ए जो सेल कांस्टेंट होगा उसका यूनिट हो जाएगा पर सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, इस फार्मूले से रिलेटेड लगभग 2-3 बार सवाल सीएसआईआर में पूछे जा चुके हैं, और मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज में काफी स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो ये सब सवाल अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं। अब बहुत ही इजी है। देखिए कप्पा, कप्पा मतलब क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये बराबर क्या है, जी, जी मतलब क्या है, कंडक्टेंस है, और इनटू एल बाई ए यही होता है सेल कांस्टेंट। तो कभी कभार इन दोनों की वैल्यू दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है, कभी कभार ये दोनों दे दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा, और कभी कभार ये और ये दे दिया जाएगा तो आपसे कंडक्टेंस का बारे में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, केवल सीएसआईआर के लिए नहीं, अगर आप भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम देंगे तो वहां भी ये जादू की तरह काम करेगा। चलिए, इन सब बातों को समझने के बाद कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्योंकि ग्राफ बिटवीन कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन, इससे रिलेटेड सवाल सीएसआईआर में 2 बार पूछा गया है। अब देखिए, अगर बहुत सिंपल सा ग्राफ है, जैसे आप एक फार्मूला पढ़ते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है और जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टेंस होता है माइनस बी अंडर रूट सी, अगर हम इसको वाई एक्सिस पे रखें तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट सी, और ये हो जाएगा आपका स्लोप माइनस एम, और ये रखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो देखिए ये वाई एक्सिस पे रखा गया है और ये आपका एक्स एक्सिस पे रखा गया है, और ये जो कट पॉइंट है यही आपका इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टेंस है। इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब, जैसे कंसंट्रेशन का कैसे फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब ये हुआ बहुत ढेर सारा वाटर है, और जबकि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो कम डिवाइडेड बाय बहुत ढेर सारा, और ये ऑलमोस्ट हो जाता है जीरो। तो जीरो कंसंट्रेशन पर जो भी कंडक्टेंस की वैल्यू होगी उसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा नॉट, या आप कह सकते हैं कि कंडक्टेंस, यहाँ पावर जीरो लगाते हैं, जीरो पर जीरो कंसंट्रेशन। तो जीरो कंसंट्रेशन पर जो कंडक्टेंस होता है उसको कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। देखिए अभी जो फार्मूला लिखे तो यहाँ पर भी लिखा गया है। तो इसके भी जब ग्राफ खींचते हैं तो अगर लाइन ऐसे आ रही है स्लोप, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि जब तक आप नौकरी नहीं पा जाएंगे तब तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और तब तक ये सवाल बार बार आते रहेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए कि स्ट्रेट लाइन किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन थोड़ा सा कर्व टाइप का है, ये किसके लिए है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सीएसआईआर में सवाल पूछा गया है, आगे और भी एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ पर कभी भी कोई सवाल पूछा नहीं गया है, और मेरा जो अपना विचार कहता है अगर यहाँ से सवाल बना है तो यहाँ से भी सवाल बनना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन में ग्राफ खींचा जाएगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। बस ये ग्राफ का जो शेप है ये याद रखिए। अब बस इसी से आपका सवाल अभी शुरुआत में आएगा 1-2 साल तक, 1-2 साल के बाद और डिफिकल्टी जाएगी, तब हम कुछ और आपको पढ़ाएंगे, हो सकता है तब तक आप भी टीचर बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंडक्टेंस और उसके टाइप्स को पढ़ने के बाद हमने ग्राफ बिटवीन कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन पढ़ा। कंडक्टेंस और अंडर रूट सी के बीच स्ट्रेट लाइन फॉर, बोलिए आप लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर कर्व है तो किसके लिए है,
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और कुछ इस तरीके से है, तो ये समझ जाइए, ये कप्पा फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये सी फॉर क्या है, कंसंट्रेशन। और ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा, एक पीक होगा हमारा, और इस टाइप का ग्राफ अगर पूछा जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि ये किसके लिए है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे यहाँ पावर ना तो 2 है ना हाफ है, फुल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की पावर 1 है, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर हाफ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस स्टार्टिंग, हाँ फॉर, देखिए स्ट्रांग, और देखिए सबसे पहले तो आप जो सवाल ये पूछ रही हैं कि सेकंड ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसके लिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड नहीं होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर दो कंडक्टर या दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस हो वो यूनिट हो, यूनिट का मतलब यूनिट सेंटीमीटर हो या यूनिट मीटर हो, साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं, ये इलेक्ट्रोड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसके बीच जितने भी मतलब वॉल्यूम या जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे, अब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, वहां पर जो कंडक्टेंस मेजर किया जाएगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी थोड़ी देर बाद हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो एक बार बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, घट रहा है। तो आगे चलकर हम लोग एक सवाल देकर इसको और समझने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ये कंडक्टेंस हो गया, उसके टाइप्स हो गए, ग्राफ हो गए, और कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है, और ये रिलेशन समझाने के लिए ये ग्राफ है जो कोलरास डिबाई हकल साहब मिलकर बनाए थे, और ये वाला ग्राफ प्योर डिबाई हकल साहब, इनके साथ आप ध्यान होगा उन्हें सेगर करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी हेल्प किया था। तो कुल मिलाजुलाकर इस इक्वेशन को ध्यान से सुनिए, ये क्या है, किसी भी सिस्टम का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है, देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। ये कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जीरो कंसंट्रेशन पर क्या कंडक्टेंस होगा। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कब होता है, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जो जीरो कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस होगा, अब माइनस हम क्या करेंगे, A प्लस बी, और कंडक्टेंस जो जीरो कंसंट्रेशन पर है √C है। तो ये बताए थे डिबाई हकल साहब ने। तो यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिबाई हकल साहब ये बताए थे कि जो जीरो कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस होता है, फिर मोलर कंडक्टेंस, ये कैसे कोरिलेट होते हैं। तो साथ ही साथ मोलर कंडक्टेंस कम होता है, जीरो कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस ज्यादा होता है। कम क्यों होता है, तो यहाँ पर दो फैक्टर आए, एक फैक्टर ए है, दूसरा फैक्टर बी है। तो ए फैक्टर को बोला गया इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और बी फैक्टर को बोला गया एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो डिबाई हकल साहब ने ये बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसका जो जीरो कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घटता है, और घटता कैसे है, इन दो वजहों से घटता है, एक एसिमेट्रिक इफेक्ट है, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या था, तो कल हम बताए थे, लेकिन मेरी बताना इसलिए मजबूरी है ताकि हम लिंक कर सकें हर बात को, जितनी भी बात समझा रहे हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं तो आपको हर बात याद भी रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, और इन दोनों एंड पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। तो जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव के चारों तरफ सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये एक न्यूट्रल स्टेट कंडीशन है। लेकिन अगर बाय द वे हम क्या कर दें कि दोनों एंड पे चार्ज अप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज अप्लाई कर दें, तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज थे ये सारे किधर मूव करना शुरू कर देंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब इसमें होगा क्या कि पॉजिटिव फ्री नहीं है मोशन के लिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इधर जा रहा है, लेकिन इसके सारे बहन चारा, भाईचारा, दोस्त यार क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं इधर चलो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये पीछे खींचना चाहेंगे इसको। तो इसकी जो मोबिलिटी है, इसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों हो जाएगा,
जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन या इंटर आयनिक इफेक्ट। तो इंटर आयनिक इफेक्ट क्या कर रहा है, इंटर आयनिक इफेक्ट की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज का मोबिलिटी है वो स्लो डाउन हो जा रहा है। और जब किसी भी चार्ज की आयनिक मोबिलिटी अगर कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे आयनिक मोबिलिटी अगर कम है तो वो चार्ज धीरे धीरे मूव कर रहा है। जब धीरे धीरे मूव कर रहा है तो करंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा ना, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक इफेक्ट बोलते हैं। और इंटर आयनिक इफेक्ट और दूसरा नाम क्या है, एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब ये पहले ये सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है और ये कैसा इन्वायरमेंट है, एसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है। एसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट में जो फोर्स होते हैं वो एनाइसोटॉपिक होते हैं, यानी पीछे के साइड फोर्स ज्यादा है, आगे के साइड कोई फोर्स नहीं है। तो अब ये एसिमेट्रिक इफेक्ट कब ऑपरेट होगा, जब इस टाइप का इन्वायरमेंट बनेगा। तो और इस इन्वायरमेंट में कौन सा फोर्स डोमिनेट होता है, इंटर आयनिक फोर्स। और इंटर आयनिक फोर्स, अब अगर कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कौन फैक्टर ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करता है एसिमेट्रिक इफेक्ट को, तो जो बी वाला फैक्टर है इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस चीज को बताता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा साथियों, कभी कभी इसको लिखा जाता है बी प्लस ए। तो ध्यान रहे, आप कुछ न याद करिए, बस ऐसे याद करिए कि जो किसी कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी होती है, वो जीरो कंसंट्रेशन पर जो कंडक्टिविटी होगी, यहाँ पर दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर ए माइनस, जैसे ए प्लस बी लिखिए, चाहे बी प्लस ए लिखिए, चाहे पी प्लस क्यू लिखिए, केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ये ऐसे। तो अब इस जीरो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस से जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट है, पार्ट है, वो किस चीज को बताता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट को बताता है। ध्यान रखिएगा, ये हम जब एग्जाम देते थे तो हम भी बोल जाते थे, लेकिन आपको नहीं बोलना है क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो पी है, पी फॉर, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को बताता है। तो क्या याद करने के लिए मैंने बोला है कि इस पूरे इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो दो तीन बातें हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं कि इस इक्वेशन में कि जो कंसंट्रेशन सी पर कंडक्टेंस होता है, जीरो कंसंट्रेशन पर जितना कंडक्टेंस होता है। अब यहाँ पर दो फैक्टर थे, एक फैक्टर में ये जीरो कंसंट्रेशन वाला मल्टीप्लाई था, तो अब यहाँ चाहे ए प्लस बी करिए तो अब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और ये वाला क्या है, ओके, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा क्या है कि हो सकता है कि आपको स्लो मोशन में दिखाई दे या इंटरप्ट करे। मेरी कोशिश होगी मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं। क्या है कि मेरी आदत बन चुकी है पिछले 8-10 सालों से ऐसे ही पढ़ाने की, और वो अभी सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए, ये जो कंसंट्रेशन सी पर कंडक्टेंस होता है, मैं यहाँ आपको बता रहा था कि यह दो फैक्टर है। ये फैक्टर भूल जाता है एग्जाम में, बहुत भूलता है, हमसे खुद भूलता है, कई बार भूला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसमें जीरो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस इन्वॉल्व है, ये कौन सा इफेक्ट है, ये कौन सा इफेक्ट है, एसिमेट्रिक इफेक्ट है। और जिसमें इन्वॉल्व नहीं है वो कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। और बाद में क्या हो जाता है, अंडर रूट सी। अब यही जो ये वाला इक्वेशन है, अगर इससे हम कोरिलेट करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर ये सी हो जाएगा और माइनस बी अंडर रूट सी। तो ये बी बराबर क्या बताए थे डिवाई हकल साहब ने, इन्होंने बताया था बी बराबर होता है ए प्लस बी, और ये जीरो कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस है। ये कौन सा फैक्टर है, आप बताइए कौन सा फैक्टर है, एसिमेट्रिक इफेक्ट है। कौन सा है, एसिमेट्रिक। और ये वाला कौन सा है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट तो मैं बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। कल मैं एक बार बता चुका हूं, लेकिन आदत बन गई है हर चीज कायदे से पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं दोबारा बताऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इसको हम सॉल्वेंट इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे भैया ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज थे जब एसिमेट्रिक इन्वायरमेंट बना था, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड था। तो इसकी मोबिलिटी को अफेक्ट करने वाले केवल यही एक फैक्टर नहीं है कि ये इसको पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से, नहीं, एक फैक्टर और है, यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट आप यूज किए हैं। अब वो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट भी मूव करते हैं, दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो अब ये क्या होगा, ये अपनी पोलरिटी के साथ इधर मूव करेंगे, तो जब इधर मूव करेंगे तो इसकी मोबिलिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। दूसरी बात है विस्कोसिटी, जैसे अगर सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी, प्रभावित होगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी से जुड़ा हुआ, पोलरिटी से जुड़ा हुआ जो सॉल्वेंट का फैक्टर होता है जो इसकी मोबिलिटी को अफेक्ट करता है, अगर मोबिलिटी अफेक्ट होगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू अफेक्टेड हो जाएगी। उसको हम कौन सा फैक्टर कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट किसके कारण जनरेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके कारण जनरेट होता है, सॉल्वेंट के कारण। चलिए आज हम अभी अभी क्या रिवाइज किए कि कंडक्टेंस कितने प्रकार का होता है, ये सब कल खूब डिटेल में पढ़े थे, और ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी CSIR का सवाल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन में ग्राफ आएगा तो कुछ इस तरीके से, बस यही ग्राफ आप रट लीजिए। और ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, पहला कोलराज साहब डिबाई हकल तीनों लोग मिलके बनाए हैं, और दूसरा वाला कि डिबाई हकल थ्योरी है, जिसमें ए किस चीज को बताया जा रहा है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और बी क्या बता रहा है कि एसिमेट्रिक इफेक्ट। अच्छा, जैसे अगर इसकी क्लियरिफिकेशन आपके पास जो भी किताब हो, XY जो, मैं नहीं कहूंगा कि यही किताब होना चाहिए, यही नोट्स होना चाहिए, क्योंकि कोई भी किताब होगा तो उसमें डिबाई हकल थ्योरी लिखा होगा, और डिबाई हकल थ्योरी लिखा होगा तो ये इक्वेशन लिखा होगा। अगर ये इक्वेशन लिखा होगा तो उसी के नीचे एक और बात लिखी होगी, वो बात ये लिखी होगी, मान लीजिए KCl है, तो KCl को हम क्या बोलते हैं, इस पर चार्ज 1 है, इस पर भी चार्ज 1 है। अगर इसके लिए हम A और B की वैल्यू डिसाइड मतलब डिराइव करते हैं, तो वहां पर डिराइव करके लिखा गया है, ये बराबर आता है, मतलब माइनस यहां पर हो जाता है 82.0 या 5 है, और यहां पर होता है dt की पावर हाफ, ध्यान दीजिए, याद होगा अगर पढ़े होंगे तो आप। और यहाँ होता है नीटा, क्या होता है, नीटा। अब प्लस जो बी की वैल्यू आती है वो 8.2 10 की पावर 5 होता है। शायद हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मतलब फार्मूला ये क्या है, ये किताब में है, जब भी सवाल आएगा तो दिया जाएगा। तो ये सब वैल्यू दी जाती है एग्जाम में। मेरा कहने का अर्थ ये है कि देखिए, ये टेम्परेचर और ये विस्कोसिटी है, टेम्परेचर और इस विस्कोसिटी का भी रोल होता है आयनिक मोबिलिटी में, और इस सब चीजों को अभी हम एक समराइज वे में पढ़ेंगे, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको केवल 2-4 घंटे के लिए नहीं बल्कि 2-4 साल के लिए याद हो जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं।